हेलो, दिस इज कोमल माथुर एंड यू आर वाचिंग माय शो लेट्स टॉक विद कोमल। दोस्तों, हमने कहावत सुनी है, एन एप्पल ए डे कीप्स एन डॉक्टर अवे। लेकिन आज हम उस एप्पल से दूर रहेंगे और करीब जाएंगे एक डॉक्टर की जिंदगी के और जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। तो आज मैं आपको जिस पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ, उन्होंने 31 ईयर के एक्सपीरियंस में मोर देन 50,000 सर्जरीज परफॉर्म की हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की पर्सनालिटी से और जानते हैं उनके जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी। वेलकम हाँ। सर। हेलो। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय लेट्स टॉक विद कोमल हम मेरे शो को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट मैं आपको बोलना चाहूँ कि आई फील प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले आप ना अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमें बताइए। हम सब आपको जानते हैं डॉक्टर संदीप दवे के नाम से, पर आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ संदीप दवे से लेकर डॉक्टर संदीप दवे तक की आपकी जो जर्नी है उसके बारे में। तो इसे शुरू करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से। मेरा जन्म भोपाल में हुआ 23 नवंबर 1961। बट मेरी फैमिली रायपुर को ही बिलोंग करती है। मेरे दादा से लेके उनके पिताजी भी रायपुर को ही बिलोंग करते हैं। वो माइग्रेट हुए थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से रायपुर में। और रायपुर में हम लोग बुढ़ापारा में लगभग लगभग आज तक के, जब से पैदा हुआ हूँ तब से अभी तक के, मैंने बुढ़ापारा में अपनी जिंदगी गुजारी है। बुढ़ापारा में पूरा पहले जो मकान था मेरा, वो मेरे दादा लोगों का बनाया हुआ मकान था। और मेरी पढ़ाई जो है वो होली क्रॉस स्कूल बैरन बाजार में हुई। मैंने वहाँ पे क्लास 11 तक के पूरी की पूरी पढ़ाई होली क्रॉस स्कूल बैरन बाजार में, स्कूलिंग जो मेरी थी वो वहाँ पर हुई। मैं जब बचपन में था तो मैं काफ़ी बीमार रहता था। मेरे मदर फादर, मतलब ऐसा होता था कि महीने में 10 दिन मैं घर में डॉक्टरों की देख रेख में हूँ और 20 दिन स्कूल जा पाता था या 15 दिन स्कूल जा पाता था। मेरे टीचर्स भी मेरे को बोलते थे, सारे तुम कैसे आदमी हो या कैसे बच्चे हो जो इतना ही बीमार रहते हो। मुझे अस्थमा था, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बचपन में, बुखार और ये सब तकलीफें, पेट में दर्द और अस्थमा का प्रॉब्लम भी था। सांस की तकलीफ होती थी, खांसी काफ़ी चलती थी। और इस दौरान जिंदगी गुजरती गई, मैं पास करता गया स्कूलिंग। एक एवरेज स्टूडेंट ही मानूंगा मैं अपने आप को, कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। उसके बावजूद 11th क्लास, हमारे समय में 11th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स हुआ करते उसमें मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। फिर उसके बाद में पीएमटी दी। पीएमटी में पहले अटेम्प्ट में मैं पास हुआ। मेडिकल कॉलेज रायपुर में मेरा एडमिशन हुआ। और मेरा एमबीबीएस रायपुर से, पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर से मैंने किया। एमएस सर्जरी भी मैंने मेडिकल कॉलेज रायपुर से ही करी। तो मेरी पढ़ाई आप बोल सकते हैं कि पूरी तरह से रायपुर में हुई। मेरे शिक्षक जो कि स्कूली जीवन में जो मुझे याद है उसमें अ, अ, यादव सर, वर्मा टीचर मेरी प्राइमरी टीचर थी प्राइमरी स्कूल में, घोष टीचर थी प्राइमरी स्कूल में, अ, दत्ता सर थे जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले, जिनका पेस मेकर मेरे ही अस्पताल में लगा। क्या बात। तो उस वक्त आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड टू सर्व माई ओन टीचर हु हैज ब्रॉट मी टू अ लेवल वेयर आई कुड बी नोन एज डॉक्टर संदीप दवे। सो स्कूल के टीचर से आज भी मैं कनेक्टेड हूँ। आज भी जब भी उनको कोई दिक्कत होती है, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे फ्रॉम माई स्कूल टीचर्स। इवन माई कॉलेज टीचर्स ऑल्सो जस्ट अ फोन कॉल अवे। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स अ लॉट because of them only, and because of my parents, my wife, I could become what I am today. एजुकेशन मेडिकल कॉलेज में कंप्लीट करने के बाद, एमएस सर्जरी करने के बाद में हुआ यूं कि मैंने कोशिश की कि मैं पोस्ट डॉक्टरल कोर्स करूं, एमसीएच करूं। एक जगह पे एडमिशन हो जाने के बावजूद मैंने डिसाइड किया, नहीं यार, रायपुर में अभी इस वक्त मुझे रायपुर में ही सेटल हो जाना चाहिए। तो मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, उन्होंने छोटा पारा मस्जिद के पास में एक स्मृति पॉलीक्लिनिक करके खोल रहे थे। तो उस क्लिनिक में उन्होंने बोला, यार तू अगर नहीं जा रहा है, दिल्ली नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए आगे, तो बैठ जा। तो मैं, डॉक्टर राजेश त्रिवेदी और डॉक्टर प्रकाश चौहान, ऐसे ही बैठे बैठे डिस्कशन हुआ और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्लिनिक खोल रहा हूँ और उनके साथ बैठ रहा हूँ। दैट वॉज बिगनिंग ऑफ माई प्राइवेट प्रैक्टिस।
and that was an impulsive decision which was मतलब रिजेक्टेड बाय माय फादर। जिन्होंने मतलब उन्होंने बोला नहीं करना मतलब नहीं कर। ही वॉज सो एंग्री विथ मी जब मैंने उनको बोला कि मैं प्राइवेट, बोले आप मेरे खानदान में किसी ने ये सब नहीं किया है, सबने सरकारी नौकरी की, या तो तुम सरकारी नौकरी करो या फिर और पढ़ो आगे जिससे आगे बढ़ सको। मैंने बोला नहीं, मुझे तो प्राइवेट प्रैक्टिस करो, आई रियली वांट टू डू प्राइवेट प्रैक्टिस। आई हैव सर्व्ड इन गवर्नमेंट एरिया, गवर्नमेंट सर्विस में मैंने टीचिंग जो भी हुई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई, और मैं चाहता हूँ कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूँ। So that was in 1990 when I started with a small clinic. Now that small clinic, for a year you won't believe, हम लोग सिर्फ ड्रेसिंग कर रहे थे या छोटा मोटा कोई ऑपरेशन कर ले रहे थे, कोई हमारे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो मेरे फादर ने मेरा को बोला कि देखो मैं तुमको बोलता था ना, यहाँ तुम्हारे टीचर्स बैठे हुए हैं, तुम्हारे प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने तुम्हारी कैसे चलेगी। बट वन फाइन डे, वन केस changed my whole life. I still remember, I won't name that family, but that family is still very close to me. They showed a trust on me कि नहीं डॉक्टर साहब आप इसको ऑपरेट कीजिए। की मदर थी, we operated her. She survived for almost more than 10-20 years after my Great. surgery. And the family के लिए मैं उनका पांचवा पुत्र हो गया था। और that was the turning point of my career. I have never looked after that. I was easily available, accessible to all the poor. तो फिर उसके बाद में 1992 में बूढ़ापारा में एक 15-17 बिस्तर के छोटा सा नर्सिंग होम खोला। नर्सिंग होम खोला तो डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, डॉक्टर त्रिभुवन जैन और मैं, हम तीनों ने वहां पर सर्जरी करना शुरू की। छोटी छोटी सर्जरीज ज्यादा कर रहे थे। चौथे ही दिन एक एक्सीडेंट हुआ एंड वी लॉस्ट अ पेशेंट। दैट वाज आल्सो समथिंग which taught us lot many lessons कि यार वी शुड बी मोर कॉशियस, या कहाँ गलती हुई कहाँ। बट इट वाज अ वेरी ह्यूज लीजन जिसको कि हमने अटेम्प्ट किया था और सक्सेसफुली ऑपरेट भी कर लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट पेशेंट बिकॉज ऑफ सम अदर कॉम्प्लिकेशंस। और पर ऐसा नहीं है कि उसने हमको रोका। कॉम्प्लिकेशंस हुए, लाइफ में बहुत हुए। 2000 यहाँ पर फिर मैं 1992 में इस नर्सिंग होम को खोला, और इस नर्सिंग होम में मैं 2004 तक के लगभग लगभग ऑपरेट कर। 2004 में फिर पचपेड़ी नाका में अस्पताल को, और फिर उसको आज तक के रामकृष्ण केयर के रूप में चला रहा। बट ये जर्नी काफी अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, और पिछले 1 साल से कोरोना देखे। हाँ, एग्जैक्टली सर। सर अभी देखिए आपकी कनेक्टिंग बात से ना दो सवाल मेरे दिमाग में आए हैं कि हमारा फर्स्ट फेलियर कहें और या हमारी फर्स्ट सक्सेस कहें, कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो अभी आपने जैसे मुझे बताया कि वो केस जहां आपने अपनी फ्रेंड की मदर की सर्जरी की थी, तो उस समय आपके क्या इमोशंस थे आपके, क्योंकि वो आपकी एक तरह से कहा जाए एक पहली सर्जरी थी, और सेम आपके इमोशंस उस समय क्या थे व्हेन यू लॉस्ट योर फर्स्ट पेशेंट। सी बेसिकली जिस दिन मैं वो सर्जरी कर रहा था या करने का था, उस दिन रात को काफी स्ट्रेसफुल रहा। जो मेरे एनेस्थेटिस्ट दोस्त थे, मैंने उनसे 1-2 बार फोन पे भी बात की, ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले भी बातचीत, हम दोनों एक दूसरे को। देखिए एनेस्थेटिस्ट जो है मेरे साथ में, जो डॉक्टर अजय सक्सेना, ही इज माई एनेस्थेटिस्ट एंड ही इज वर्किंग विथ मी सिंस माई हाउस। जब मैं मेडिकल कॉलेज में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो दोनों ने वो एनेस्थीसिया में थे, मैं सर्जरी में, और निकलने के बाद भी हम दोनों आज तक के जुड़े हुए, आज तक के। सो वो जो थे, एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि यार ठीक है, चिंता नहीं, आराम से हो जाएगा, रिलैक्स। एक दूसरे का मनोबल बढ़ा मनोबल रहे थे बढ़ा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि यार आराम से। उसके बाद में आप बिलीव नहीं करोगे, हम वहां बैठे रहे कि हो काफी गया। देर तक के, हो जाने के बाद में भी हम काफी देर तक के बैठे रहे। और जब तक के पेशेंट का खाना पीना चालू नहीं हो गया, जब तक वो घर नहीं पहुंच गई, वी बोथ वर वेरी स्ट्रेसफुल एंड देन वी सेलिब्रेटेड आल्सो। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो कि वो क्या था।
सेलिब्रेशन। हाँ, सेलिब्रेट क्या इमोशंस थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट हमें ऐसा लगता है डॉक्टर आया, उसने अपना काम किया, चला गया, उसके भी कनेक्टिंग बेसिकली इमोशंस रहते बेसिकली हैं। बेसिकली देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एवरी सर्जरी, आज भी हम जैसे ऑपरेट कर रहे हैं, एवरी सर्जरी इज स्ट्रेसफुल टू अस। जितना पेशेंट को स्ट्रेस नहीं होता ना मैम, उतना सर्जन और एनेस्थेटिस्ट को स्ट्रेस होता है, उसकी पूरी टीम को स्ट्रेस में रहता है टिल द टाइम पेशेंट इज डिस्चार्ज। अ स्माइलिंग फेस गिव्स यू मन। पैसे की बात हर कोई करता है, बट एक स्माइलिंग फेस, आज मैं बहुत एक साल बाद करीब करीब कोरबा आया, बहुत लंबी ओपीडी थी मेरी, एंड एवरी पेशेंट जिसको मैंने देखा है, जिनको मैंने जांच किया है, वो रिवॉर्ड था मेरे लिए, एंड दैट इंक्रीज योर लाइफ, दैट एक्चुअली पुट्स यू एट अ नेक्स्ट लेवल कि यार नहीं, मुझे और काम करने का जज्बा आपको मिलता है, आपको एक जील मिलती है जब आप एक अच्छे हुए मरीज, जैसा आपसे भी बातचीत हो रही थी, यू टोल्ड समथिंग टू मी, Yes, so that all those things actually add up more life to you, give more energy to you, and that is the my celebration कि मुझे जीने के लिए एक वो मिल जाता है, उत्साह, मतलब एक नया वो उत्साह मिलता है। मैं जब अपनी बीमारी से ग्रसित था, मैं जब मैं बॉस्टन में मेरी सर्जरी हो रही थी, और मैं, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे घर वालों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वापस लौटूंगा। मेरी वाइफ ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लेके मुझे बॉस्टन शिफ्ट किया था, वहां मुझे ऑपरेट हुआ, लौट के आया, तो मुझे जब बचा तो मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया कि अगर ईश्वर ने मुझे जिंदगी दोबारा दी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे काम अभी बचे हैं जो मुझे करने। करने। सो लेट अस, अभी भी कोरोना काल में अगर बचा हूं, तो मुझे यही लगता है कि यार ईश्वर कुछ और करवाना चाहता है, सो लेट अस डू दैट। बहुत अच्छा सर। इवन मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, आज से 4 साल पहले आपने मेरी भी सर्जरी की थी, एंड एट दैट टाइम मैं आपसे मिल नहीं पाई थी, तो मैंने ये शो शुरू किया, सोचा कहीं आपसे मिलने का मौका थैंक यू, मिलेगा। और आज वो मौका मुझे मिला, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बताया कि आप अक्सर अपनी लाइफ में, मतलब अपने बचपन में बीमार रहते थे, तो ये क्या वो एक पॉइंट था जहां आपको कहीं ना कहीं एक हेल्थ के लिए आपको समझ में आया, जो आपको आगे टर्न कर गया कि आपको डॉक्टर बनना नहीं, चाहिए? एक रीजन तो ये है, दूसरा रीजन मेरा ननिहाल भोपाल में, ओके। और मेरे बड़े मामा जो हैं वो डॉक्टर, फिजिशियन है, डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी, मेडिकल कॉलेज भोपाल में वो प्रोफेसर के रूप में रिटायर भी हुए। मैं गर्मी की छुट्टियों में जब भी भोपाल जाता था, ननिहाल जाता था, तो उनको देखता था, वो डॉक्टरी करते थे, और अ, उनके मरीजों के दो कोड नाम हम लोगों ने दिए थे, क्योंकि रात को उनके साथ में हमको घूमने भी जाना है, पिक्चर भी जाना है, तो जब वो फ्री होंगे, और वो फ्री होते थे 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, जिस दिन पिक्चर जाना रहता था, लेट नाइट शो जाना रहता था, तो हम लोग कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाते थे। तो उनका भी यही था, उनके जो कोड नेम्स थे, एक का नाम था मनीराम, एक का नाम, दूसरे का नाम था हरीराम। अच्छा। हरीराम मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, मनीराम जो पैसा वाला है। तो जितने हरीराम रहते थे, उनको सबको दिखलाना है, मनीराम को दूसरे दिन का टाइम दे दो। ओके। हरीराम लौट नहीं सकता वापस, हरीराम नीड्स प्रायोरिटी। एग्जैक्टली। ठीक है, ही कैन नॉट कम बैक, ही हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंट विलेज, ही नीड्स अ प्रायोरिटी। सो ही यूज टू टेल ऑल ऑफ अस, मेरी कजिन भी थी, मैं था, दो तीन कजिन्स, हम लोग मिलके जब रहते थे, देखो किसी भी गरीब को लौटने मत देना, मैं ठीक है तुम लोगों को पिक्चर लेके जा रहा हूँ। सो ही स्टार्टेड अ पैशन अबाउट मेडिकल फील्ड, ओके। एंड दैट मेड मी थिंक यार नहीं, जाना तो करना तो है, तो डॉक्टरीज कर। हाँ, बिल्कुल। आपने मतलब अपने प्रोफेशन में सर्जन, बीइंग ए सर्जन ही क्यों चुना? क्या रीजन था उसके लिए? सर्जरी क्यों चुनी है, एक चीज बताता हूँ आपको। हाँ, सर्जरी, आप, पेशेंट डरता है, ऑपरेशन के एग्जैक्टली। नाम से बहुत डरता है, बिल्कुल। बट जब वो ठीक हो जाता है, उसका दर्द ठीक हो जाता है, या उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि रेडिकल क्योर है सर्जरी में, कोई अ, बीच की चीज नहीं होती। या तो पेशेंट ठीक होगा, या पेशेंट ठीक नहीं होगा, दो ही चीजें हो सकती है, तीसरी चीज कुछ नहीं है पॉसिबल। पार्शियल करेक्शंस, या जैसे डायबिटीज है, आपको लंबे समय तक दवाई लेना है, वो चलती रहेगी दवाई आपकी। पर सर्जरी में रोज नया पेशेंट, रोज नया ऑपरेशन, रोज नए मरीज, हर, मतलब एवरी डे इज अ न्यू डे। न्यू डे, सो दैट गिव्स यू अ किक। ओके। ठीक है, दैट्स फॉर मी इट्स अ किक।
नथिंग एल्स गिव्स ड्राइव्स मी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं ये कोरोना काल में काम कम था तो डिप्रेशन में, साला क्या है, क्यों नहीं है काम, क्यों नहीं हो रहा है सर। आपका शुगर लेवल बढ़ गया, इंसुलिन ज्यादा लगा दे। अभी जब से काम बढ़ गया है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रोज 10-12 ऑपरेशन अभी कर रहा हूँ, तो आप बिलीव नहीं करोगे मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, मुझे कोई इंसुलिन की आवश्यकता नहीं थी। मेरी वाइफ कल मेरे को बोल रही थी तुम्हारा काम जा रहता है ना, तो तुमको कोई इंसुलिन और कोई शुगर कंट्रोल नहीं चाहिए। सो दैट गिव्स मी अ किक एंड आई लव वर्किंग rather than sitting silent. सो गाइस, आप लोग भी अपनी लाइफ में वो किक ढूंढिए जो आपको बूस्ट कर सके, आपको एनर्जेटिक बना सके। ये चीज मुझे भी सीखने को मिली है। सर, कुछ तो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में भी रहे होंगे इस मुकाम तक आने के लिए जहां आप आज हैं, तो आप वो शेयर करिए हमसे। देखिए बेसिकली स्कूलिंग, या जब तक मैं कॉलेज, मैंने स्कूलिंग पूरी, आई डिड नॉट हैड एनी व्हीकल ऑफ माय ओन। मैं एक पब्लिक रिक्शा रहता था। मेरे फादर जो थे, ही वाज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड वी बिलोंग टू अ मिडिल इनकम ग्रुप। महीने के आखिरी में हमने वो भी संघर्ष देखा है कि हम माँ की साड़ियों के बीच में 10 रुपया 5 रुपया खोज रहे हैं, क्योंकि उस वक्त 10 रुपया 5 रुपया माँ छुपा रखती थी, इधर कभी ना कभी मिल जाए। पुराने अगर आप देखेंगे तो जब लोगों के पास में उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मदर्स का यही रवैया रहता था कि यार इमरजेंसी के लिए पैसा कहीं छुपा दो। तो वो पैसे खोजते थे कि आज चाट खाने का मूड हुआ, या आज कुछ खाने का मूड हुआ, या पिक्चर जाने का मूड हुआ, तो वो माँ की साड़ी के बीच में शायद कहीं मिल जाएगा। तो वो दिन भी देखे। उसके बाद में पूरा कॉलेज मैंने साइकिलिंग, मैंने खुद साइकिल पे था। मैंने कभी, मेरे पास में मोपेड भी नहीं थी। और उसके बाद में मैंने काफी संघर्ष, उसके दौरान जो मेरा मेन संघर्ष मेरी खुद की बीमारी थी, और कहीं ना कहीं वो मिसडायग्नोज रही। उसकी डायग्नोसिस जब मैं अपनी पीक ऑफ द करियर में था 2015-16 में, तब जाके बन पाई। और मैं बहुत बीमार पड़ा, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ा। अ, करीब 7 या 8 बार मैं वेंटिलेटर पे गया हूँ। और उतने ही बार मैं एयरलिफ्ट हुआ होऊंगा दूसरे शहरों में। 2 बार मैं बॉस्टन एयरलिफ्ट हुआ, और दोनों बार नॉर्मल फ्लाइट में मेरे डॉक्टर्स, डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, डॉक्टर ललित निहाल, मेरी वाइफ और कुछ इमरजेंसी के डॉक्टर्स मुझे किस तरीके से लेके गए, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और लोगों को यही लगता था कि ये अब गया, लौट के नहीं आएगा, और मैं हमेशा लौट के आया। और मेरे लाइफ का वो सबसे बड़ा मतलब जो बीमारी का काल निकला है मेरा 2015 से 2018 के बीच का, ओके। जिसने मुझे 3 साल शायद पीछे ढकेल दिया। बट वापस से जब से लौट के आया हूँ, आई एम अगेन सेम एनर्जेटिक। आज की तारीख में मैं 1 घंटा करीब करीब एक्सरसाइज डेली करता हूँ, वॉक करता हूँ, डाइट कंट्रोल रखता हूँ, एंड ऑपरेट करता जो आपको बहुत ज़्यादा हूँ पसंद जो भी है। बहुत अच्छा लगा सर जान के। हम चाहेंगे कि आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन रखें, हम दिल से चाहेंगे, क्योंकि वाक़ई में आपकी ज़रूरत है, हम सबको, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ को आपकी ज़रूरत है। अ, आप इस एक ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ पे आप बहुत बिज़ी रहते हैं, टाइम का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है, तो कुछ, हर इंसान की कुछ ना कुछ हॉबीज़ रहती हैं, तो आपकी वो क्या हॉबीज़ हैं और कैसे टाइम निकालते हैं आप अपनी उन हॉबीज़ को पूरा करने के लिए? देखिए बेसिकली एक समय के बाद में आपकी हॉबीज जो होती है वो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं ये मेरे लिए थोड़ा सा गलत क्वेश्चन हो रहा है। मैं पिक्चरें देखना थोड़ा सा पसंद करता हूँ, समय मिलता है तो मैं पिक्चरें देख लेता हूँ। ओटी में ऑपरेशन के दौरान हमारे यहाँ म्यूजिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, बीच बीच में हम लोग गाने सुन लेते हैं। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो आज की तारीख में अब सिर्फ दो ही पैशन है, एक ऑपरेशन, ऑपरेशन। दूसरा एक्सरसाइज, वॉक या एक्सरसाइज। मतलब उसके अलावा समय नहीं निकल पाता। बहुत ज्यादा समय, जो भी समय मिलता है वो फैमिली के साथ में बिता ले, या उनके साथ में कोई पिक्चर चले जाए, या इधर उधर। बहुत साल हो गए मैं तो बाहर भी घूमने नहीं जा पाया हूँ, बहुत साल, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल हो गए मैं कहीं, हम लोग फैमिली के साथ कोई आउटिंग भी नहीं हो पाई। फैमिली वेकेशंस लग रहा है कि अब ड्यू है, बहुत जल्दी होने चाहिए। बट टाइम ऐसा बीत जाता है, समय सुबह होती है 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मैं उठता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम।
1 घंटे का 1.25 घंटे का वर्कआउट करने के बाद में आज भी 7:30 से 8 के बजे के बीच में मैं अस्पताल पहुंच जाता हूँ, एंड आई एम इन द हॉस्पिटल टिल 5 PM 6 PM 7 PM टिल माई वर्क फिनिशेस। और उसके आने के बाद में कोई हिम्मत इतनी रहती नहीं कि आप कोई समझ सकते तो थोड़ी देर टीवी देख लिया या कुछ पढ़ लिया, नेक्स्ट डे की सर्जरीज के बारे में कोई यूट्यूब में वीडियो देख लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। हैं। दिस इज रियली ग्रेट टू नो। क्या है ना, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्या जरूरत है फिट रहने की, एक्सरसाइज करने की, ठीक है जैसा चल रहा है उसे चलें। तो बट देखिए, आपसे बात करके ये बहुत अच्छे को जानने को मिला कि टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी आपको अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने पार्ट एंड अपनी लाइफ का एक पोर्शन जो एक आवर, कम से कम मिनिमम 1 आवर, हाफ टू 1 आवर हमको एक्सरसाइज पे देना चाहिए। अगर मैं इतनी बड़ी बीमारी को झेल पाया तो शायद जो मैं अपना एक्सरसाइज रूटीन है जिसको मैं कई सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ, जिसको मैंने कभी नहीं छोड़ा, वो इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण शायद मैं निकल पाया। सो गाइस, ये हम सबके लिए एक टिप है, इसे फॉलो करना चाहिए। सर देखिए, आप पूरा टाइम टूल्स में, सर्जरीज में आपका माइंड रहता है, आपके हाथों में टूल्स रहते हैं, तो कभी कभी तो घंटों का काम होता होगा आपका। जी। उसके बाद में कैसे आप अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ होते हैं, जब आप अपने घर जाते हैं, कैसे उन चीजों को अपने माइंड से डाइवर्ट करते हैं कि अब मैं घर आ गया हूँ, मुझे अब रिलैक्स होना है, वो सब जितना हैवी मेरे माइंड में चल रहा था मुझे उसे अब साइड पे हटाना है। तो क्या मंत्र है उसके लिए आपका? उसके लिए कोई मेजर मंत्र नहीं है, मैं आपको सीधी सच्ची बात बता रहा हूँ। द मोमेंट यू सिट इन योर कार एंड यू आर बैक टू होम, एक योगासन है जिसको थोड़ा सा आप बैठे बैठे लेटे लेटे कहीं पे भी कर सकते यही मंत्र है ना? हैं, और वो योग निद्रा है या या मैं शवासन। करती हूँ। तो वो दैट रिलैक्सेस यू लाइक एनीथिंग। एंड इवन कई बार ऐसा होता है कि आप रास्ते में हो, आप करते हुए घर पहुंचे और पता चला कि एक इमरजेंसी फोन है, आपको जाना पड़ा। वापस। दैट गिव्स यू एन एनर्जी। वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो जो आसन है, वो आपको 15 मिनट भी अगर आपको 10 मिनट भी अगर आपको करने का मौका मिल गया बीच में कभी भी, तो वो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देता है और आप यू कैन डू वॉट एवर यू सो एक और टिप हमें मिली है कि टू बी हेल्दी सक्सेसफुल, जाइए और पता कीजिए योग निद्रा, ये शवासन क्या है। एक और सवाल सर मेरा आपसे, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों को जो मेडिकल फील्ड में हैं, जो आगे चाहते हैं कि आप जैसे बने, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, डेफिनेटली मेरी जनरेशन में और उसके बाद मैं अभी जो मेरे साथ में एक 3 जनरेशन काम कर रही है। और रामकृष्ण में अगर आप देखने जाओगे किसी भी दिन आओगे, तो देर आर 3 जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स हु आर वर्किंग टुगेदर इन रामकृष्ण केयर। एंड जब हम यंगेस्ट मोस्ट जनरेशन को जब हम देखते हैं, तो थोड़ा सा पाते हैं कि यार एक लुक उनका जो है वो लुकआउट जो है वो थोड़ा सा बदल गया है, परिवर्तित हो। दे वांट टू वर्क लेस बट वांट टू अर्न मोर। दे वांट टू वर्क फ्रॉम 9 to 5। दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड वंस दे गो बैक टू। So that needs to be changed, I think so. Okay, whatever you want to do, want to enjoy your family, you want to enjoy your social life, agreed. If you have come into this profession, if you have मेडिसिन को अगर आपने एज ए प्रोफेशन चुना, तो मुझे ऐसा लगता है दैट शुड बी योर फर्स्ट वाइफ। इट शुड बी गिवन दैट इम्पोर्टेंस व्हाट यू गिव। जो भी इम्पोर्टेंस आप अपनी वाइफ को देते हैं, तो आप अपनी इसको फर्स्ट वाइफ मान के इसको उतनी इम्पोर्टेंस दें। टाइम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस फील्ड में। अभी भी हम मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अपने राज्य, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, नेशनल लेवल पे तो बहुत लोग लगे हुए हैं, पर छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे काम हैं जो कि अधूरे हैं, हेल्थ सेक्टर, जिनको पूरा करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कोरबा जब शुरुआत की थी, जब मैंने कोरबा आना शुरू किया था 1997-98 के आसपास, बहुत छोटे छोटे नर्सिंग होम हुआ करते। आज बड़े बड़े अस्पताल खुलते जा रहे हैं कोरबा में। सौ जिस अस्पताल में आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, एनकेएच हॉस्पिटल, वहां पर ये एक छोटे से, जब ये छोटे रूप में था, कोरबा हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता था, मैं वहां पर भी ऑपरेशन किया हूँ, जो कि 4 कमरों का एक अस्पताल था।
तो आज इस रूप में देख के मुझे अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, पर इसको और विस्तारित होना है, इसको और बढ़ना है, यहाँ पर और फैसिलिटीज आनी है, बहुत सारी चीजें अभी नहीं आई हैं जो कि हमको बनानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में दूसरा मुझे लगता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य और सेकेंडरी हेल्थ केयर, इस पे लोगों का फोकस नहीं है। हर कोई बड़ा अस्पताल टर्शरी केयर या क्वार्टनरी केयर पे जा रहा है। प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर को स्ट्रेंथन कैसे करें, जो कि मेनली गवर्नमेंट का काम है, बट प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कर, तब आप तीनों जब आपके लिंक होंगे तो आपका एक बेसिक रेफरल सिस्टम अच्छा बनेगा। अभी भी मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत लग रही है हमारे स्टेट के लिए, जो कि हमारे स्टेट को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है हेल्थ सेक्टर में, दैट इज़ कि ऑर्गन डोनेशन का जो प्लान है उसको डेफिनेटली एक जो लॉ है उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड है कि एक ब्रेन डेड आदमी अपना ऑर्गन डोनेट कर सके, उसको फैसिलिटेट करने की गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा सर, वो अगर हो जाता है तो बहुत हम आगे निकल जाए। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। एक और मेरा सवाल, आज आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ आप अपने आप को पाते हैं, डॉक्टर संदीप दवे, बेस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन ऑफ छत्तीसगढ़, इसका श्रेय आप किसे देंगे? कौन है आपके पीछे जिनका साथ पाके आज अपने आप को आप इस मुकाम पे पा रहे हैं? मेरे करियर का जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं इसका पूरा श्रेय डॉक्टर अजय कृपलानी, ये एम्स में प्रोफेसर हुआ करते थे, इनको देता हूँ कि इन्होंने मुझे एक सर्जन एक बनाया पहले, और दूसरा लेप्रोस्कोपिक सर्जन। ये अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। 1992-93 की बात है। डॉक्टर अजय कृपलानी रायपुर किसी कार्य से आए हुए थे और मैंने उनसे बोला था, सर आप जिस दिन भी नौकरी छोड़ेंगे उस दिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे अस्पताल में आके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करें। तो उन्होंने उसको हंसी में उड़ा दिया था, मजाक में उड़ा दिया था, पर 1994 में जब उन्होंने नौकरी छोड़ी और उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया ऑल ऑफ अ सडन एक दिन कि यार संदीप मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं अब रायपुर आके, क्योंकि वो भी रायपुर के ही है, मेडिकल कॉलेज रायपुर के ही पढ़े हुए, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ आके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करूँ। वहां से मेरा करियर पूरी तरह से एक नया चेंज लिया, नया टर्न लिया। लोग उस वक्त मजाक उड़ा रहे थे कि यार तू लेप्रोस्कोप पे इतना क्यों ध्यान दे रहा है, तेरे को दूसरी चीज़ों पे, क्योंकि उस वक्त लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी और उसको यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत संघर्ष करना, बट अल्टीमेटली डॉक्टर अजय कृपलानी इज माय गॉड फादर। दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू नो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप दवे, जिनकी लाइफ की जर्नी जानकर मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत मोटिवेट हुए होंगे, खासकर वो लोग जो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या अपने अपकमिंग प्लान्स को ऐसे रखते हैं कि वो मेडिकल फील्ड को ज्वाइन करेंगे। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ, एक नई ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिसको जानकर आपको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अभी अपने सभी स्पॉन्सर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी, फिटनेस हेडक्वार्टर एंड न्यूट्रिशन हेडक्वार्टर। साथ ही साथ मैं थैंक यू कहना चाहूँगी पोस्टर पॉइंट प्रो। और मैं आपसे दोबारा बहुत जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।